नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल है। मतलब आप फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल करेंगे उनमें से एक प्रैक्टिकल इस मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का भी है। तो आज आप इसमें जो भी पढ़ने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आज आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो एक तो आपका प्रैक्टिकल आसान हो जाएगा और दूसरा थ्योरी में इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो है ना डबल फायदा। इसलिए मैंने कहा कि आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मीटर सेतु। तो मीटर सेतु फ्रेंड्स, ये जो सेतु शब्द है ये आपने पहले भी सुना है। हाँ, इसी चैप्टर में हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा है। तो फ्रेंड्स मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। हाँ, तो जो आपने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ा था उसको आप अपने माइंड में रखिए, आगे हम उसका यूज करने वाले हैं। तो क्या है मीटर सेतु, क्या करते हैं हम इसके द्वारा? तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध एवं उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स, मीटर सेतु के प्रैक्टिकल में हम किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जब प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है तो तार की लंबाई और क्षेत्रफल नापकर, क्षेत्रफल मतलब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या त्रिज्या बोलें, नापकर आप उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, इसकी बनावट कैसी है। तो हम पढ़ने वाले हैं मीटर सेतु जो है उसके उपकरण का वर्णन, उसकी संरचना। तो आप देखें ये जो है ये उसका परिपथ आपको यहां मैंने दर्शाया है। इसमें ये जो AC है ये आप देख रहे हो, A से लेकर C तक ये एक तार है। इस तार की लंबाई होती है 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। और ये तार किसका बना है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। अब आप सोच रहे होंगे कि तार को मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का क्यों बनाया, तांबे का भी बना सकते थे। तो यहां पर ये जो तार है, इस तार की विशेषता है कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। तो ऐसी विशेषता तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन में ही होती है। इसलिए ये जो तार आपने लिया है वो किसका बना है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। तो AC जो है वो 1 मीटर लंबा तार है जो किसका बना है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। और इसको हमने एक मीटर स्केल, मतलब 1 मीटर लंबा जो स्केल है उसके ऊपर कस दिया है। तो 2 सिरे बन गए इसके, A और C। इसके दोनों सिरों पर ये L आकार की पीतल की पत्ती लगी है। ये पत्ती किसकी है? ये पीतल की। ये भी किसकी पत्ती है? पीतल की। ये यहाँ L आकार में, अंग्रेजी का लेटर जो L होता है वो शेप है। अब इस तार के समांतर बीच में ये एक अन्य पत्ती लगाई है हमने BC, ये भी पीतल की है। तो इस प्रकार जब हमने ये पीतल की पत्ती लगाई तो ये 2 गैप बन गए, रिक्त स्थान आ गए, एक AB और एक CD। ये जो AB वाला रिक्त स्थान है इसमें लगाया गया है वो तार जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो ये अज्ञात प्रतिरोध वाला तार है। और जो CD रिक्त स्थान है इसमें लगा रहे हैं हम प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स? एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग मान के कई सारे प्रतिरोध होते हैं। प्रैक्टिकल में आपको जब जिस प्रतिरोध की आवश्यकता होती है आप उसमें सेट कर लेते हैं। अब ये जो BC पत्ती थी पीतल की, इसके बिंदु B से हमने ये तार निकाला और उसमें जोड़ा एक धारा मापी। फ्रेंड्स, ये धारा मापी आपका वास्तव में विक्षेप दर्शाता है, मतलब ये अमीटर नहीं है। ये जो धारा मापी है वो गैल्वेनोमीटर है, ये अमीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर याद है, हमने व्हीटस्टोन सेतु में भी पढ़ा था उसको।
मतलब ये विक्षेप होता है, इसमें हम धारा को नापते नहीं है, बल्कि इस विक्षेप के द्वारा धारा की दिशा देखते हैं कि धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, ज्यादा बह रही है या कम बह रही है, या परिपथ में बह भी रही है कि नहीं बह रही है, लेकिन कितनी बह रही है ये तो अमीटर से पता चलता है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसको दिखा रहे हैं हम संकेत G से, जिसको हिंदी में धारा मापी कहते हैं। और इस धारा मापी से जोड़ दी हमने ये जॉकी J। जॉकी क्या है? ये एक की है, कुंजी कहते हैं जिसको, इसको स्पर्श कुंजी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। आप इसको उठाकर A के पास दूर और दूर और दूर, C के पास, C से दूर, ऐसे अलग अलग स्थान पर रख सकते हैं। तो इसको स्पर्श जैसे ही हम कराते हैं हमारा परिपथ पूरा हो जाता है, करंट सप्लाई होने लगता है। इसको जैसे ही हटा देते हैं फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है परिपथ। जैसे ये पेन है, पेन को जैसे ही मैंने इस तार पर टच किया ये परिपथ पूरा हो जाएगा। तो ये पेन जैसी ही जॉकी होती है, छोटी होती है पेन से। अब इस परिपथ में ये तो ए सी के ऊपर जो संरचना थी वो हमने देख ली। ए और सी के साथ में अब हमने एक सेल ई और एक कुंजी भी लगाई है। जैसे इस कुंजी के को हम ऑन करेंगे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। बाकी सारा काम जॉकी का होता है। तो जॉकी का काम क्या होता है? आप जॉकी को इस ए और सी, ये जो तार है, इसके अलग अलग बिंदु पर टच करके शून्य विक्षेप की स्थिति धारा मापी में देखते हैं, जिसको हम संतुलन की स्थिति भी कहते हैं, सेतु की संतुलन स्थिति। तो आपने यहां इस चित्र में ये माना है कि वो जो संतुलन बिंदु है वो ये डी है। मतलब जैसे ही हमने जॉकी को ए के दूर होते होते या सी से दूर होते होते इस डी वाले पॉइंट पर स्पर्श किया, तो जैसे ही इसको स्पर्श किया धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आया। तो डी है वो हमारा संतुलन बिंदु है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहां हमने संरचना अभी आपको समझाई है वही हमने नीचे यहां पर लिखा हुआ है। एक बार मैं उसको जल्दी से पढ़ देता हूं। चित्र में मीटर सेतु का परिपथ प्रदर्शित है। इसमें 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब एक समान मोटाई वाला मैग्नीन या कांस्टेंट टन का तार एसी है, जिसे 1 मीटर स्केल के ऊपर कसा गया है। तार के दोनों सिरों पर एल आकार की ये पीतल की 2 पत्तियां ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ए इसका नाम है CD, एवं मध्य में तार के समांतर एक अन्य पीतल की पत्ती BC, ये BC को लगाया गया है। रिक्त स्थान AB, ये रिक्त स्थान है, AB के बीच खाली स्थान, CD के बीच खाली स्थान। तो रिक्त स्थान AB में अज्ञात प्रतिरोध X और रिक्त स्थान CD में प्रतिरोध बॉक्स RB को, R मतलब रेसिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स को लगाया गया है। पत्ती BC के बिंदु B, ये पत्ती, ये समझ गए ना आप, ये X लगा है, ये R भी लगा है। ये पत्ती BC के बिंदु B से धारा मापी, ये लिखेंगे अपन। पत्ती BC के बिंदु B से धारा मापी G एवं धारा मापी से जॉकी J को जोड़ा गया है। जॉकी को तार AC पर चलाया जाता है और तार पर संतुलन बिंदु D प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त तार के सिरे A व C के मध्य एक लैग्रांजी सेल E, अब लैग्रांजी सेल इसलिए क्योंकि इसको हम प्रयोगशाला में इजीली बना लेते हैं, तथा कुंजी K को भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये थी इसकी संरचना या उपकरण का वर्णन। अब सिद्धांत और सूत्र की आवश्यकता होगी। हम इस प्रैक्टिकल में कौन सा सिद्धांत लगाएंगे तो हम बता चुके हैं ऊपर, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाकर हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसके द्वारा हम इस x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अगला इसमें टॉपिक बनेगा आपका सिद्धांत व सूत्र। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, सिद्धांत व सूत्र आप लिख लेना इसमें। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार सेतु की संतुलन स्थिति में आप जानते हैं P/Q बराबर होता है R/S के। अब ये P, Q, R और S क्या चीज है, इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, P, Q, R व S होते हैं 4 प्रतिरोध। तो अब हमने जैसे ही संतुलन बिंदु D लिया है तो ये AC तार हमारा 2 भाग में बट गया, एक AD और एक DC। तो हमने मान लिया है कि A से लेकर D तक की जो लंबाई है वो L सेंटीमीटर है। तो बाकी कितनी बची, सोचो आप। देखो ये पूरा 1 मीटर था, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यदि A से लेकर D तक की लंबाई L सेंटीमीटर है तो D से लेकर C तक की लंबाई होगी 100 - L सेंटीमीटर।
तो अब हम मान रहे हैं कि इस तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है वो x है, तो इस L सेंटीमीटर लंबाई का L इंटू एक्स, और यहां बची लंबाई कितनी थी 100 माइनस L, तो प्रतिरोध हो गया 100 माइनस L इंटू एक्स। तो A से लेकर D तक तार की जो लंबाई है उसका जो प्रतिरोध है इसको हम P नाम देंगे। D से लेकर C तक तार की जो लंबाई है इसका जो प्रतिरोध है उसको Q नाम देंगे। यहां पर अज्ञात प्रतिरोध ये जो X है ये उस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में PQR का काम करेगा। फिर आएगा S, तो प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध जिसको हमने R यहां नाम दिया है उसको हम S मान लेंगे। तो इस प्रकार हम ये चारों प्रतिरोध यहां पर निकाल लिए जो हम यहां पर रखेंगे। यदि तार AC की प्रति सेंटीमीटर मतलब एकांक सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध X है, तब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के सिरे A से संतुलन बिंदु D की जो दूरी L सेंटीमीटर है ना, तब तार की AD लंबाई का प्रतिरोध जो अभी हमने समझा था, हमने क्या समझ लिया कि इस संतुलन बिंदु D की जो लंबाई है यहां से जो दूरी है वो L सेंटीमीटर है। तो यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है X, तो A से लेकर D मतलब L लंबाई, तो L सेंटीमीटर लंबाई का होगा L इंटू एक्स, इसको नाम दिया है P। ऐसे DC लंबाई का Q 100 माइनस L इंटू एक्स। अज्ञात प्रतिरोध क्या माना हमने PQR, R ये PQ इसको माना हमने R, ये X है, और S ये वाला माना है। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध हो गया R जिसको हमने S नाम दिया, तो PQRS मिल गया हमको। ये चारों उठाकर रख दो इस फॉर्मूले में, तो P अपॉन Q, ये P अपॉन Q, ये R बटे X, ये R की वैल्यू और ये X S की वैल्यू। अब ये स्मॉल x से स्मॉल x कैंसिल हो गया, हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। R का यहाँ 3 गुणा कर दीजिए, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इंटू L अपॉन 100 माइनस L, ये आपका आंसर। अब देखिए इस प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, हमको प्रैक्टिकल 2 पार्ट में करना होता है। एक बार हमने x साइड लिया और प्रतिरोध बॉक्स साइड, अब हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, इनकी जगह परस्पर बदल देंगे। फिर ये प्रतिरोध बॉक्स यहां जाएगा और अज्ञात प्रतिरोध x यहां जाएगा। फिर से सब सारा प्रैक्टिकल दोबारा होगा, तो अब P यही है, Q ये है। अब यहां जब ये प्रतिरोध बॉक्स से जाएगा तो इसको हम R नाम देते हैं, और x यहां होकर फिर S बनेगा। तो एक बार वो फॉर्मूला देख लें क्या बनेगा। तो अज्ञात प्रतिरोध X एवं प्रतिरोध बॉक्स का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, तब PQ सेम टू सेम है, R हमारा प्रतिरोध बॉक्स वाला हो गया, S हो गया अज्ञात प्रतिरोध। फिर वही P अपॉन Q और R अपॉन S, तो फिर ये आपने कैंसिल किए। अब आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस L ऊपर जाएगा और L नीचे। देखिए दोनों फॉर्मूले में इनकी पोजीशन आपस में बदल गई है, तो फॉर्मूले दोनों ही सही हैं, लेकिन आपको ये 2 बार निकालने पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब आपके पास ये जो सूत्र आ गया है, इस सूत्र के द्वारा हम x जो कि हमारा अज्ञात प्रतिरोध है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रेक्षण तालिका। तो प्रेक्षण तालिका में वही सारी चीजें लिखी जाती हैं जो कि फॉर्मूले में थी। फॉर्मूले में ये जो हमारा फॉर्मूला था x इज इक्वल टू एल आर अपॉन 100 माइनस एल, तो हमको l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r की वैल्यू और 100 माइनस एल की वैल्यू। ये लिए हमने r एक कॉलम में लिया, l अगले में और 100 माइनस एल, इनकी सहायता से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जबकि हमारा अज्ञात प्रतिरोध बाईं ओर लगा है। फिर हमने उसकी पोजीशन चेंज कर ली है, फिर दोबारा से हम l की वैल्यू लेंगे, 100 माइनस एल की वैल्यू लेंगे, r की वैल्यू तो वो है ही, फिर से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे 2 जो x की वैल्यू आएंगी, इनकी जो औसत वैल्यू होगी, माध्य वैल्यू होगी, वो हमारे x की वैल्यू होगी। फिर इन सब का हम माध्य निकालेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब x की वैल्यू अज्ञात प्रतिरोध का मान। तो फिर आप इसकी सहायता से उस विशेष प्रतिरोध की भी गणना कर लेंगे। कैसे? यदि अज्ञात प्रतिरोध का जो हमारा तार है उसकी लंबाई स्मॉल l हो, उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और ये जो हमारा प्रतिरोध निकल के आया अगर वो x है, तो विशेष प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एल। एक्स मतलब प्रतिरोध, जैसे आर ए अपॉन एल होता है। हमने आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर आर जो प्रतिरोध है वो एक्स द्वारा दर्शाया गया है। ए की वैल्यू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो अगर ये ओम में है तो
रो की वैल्यू ओम इंटू मीटर में आएगी। तो इस प्रकार यहां तक आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सावधानी आएंगी। इसके पहले एक और छोटी चीज मैं आपको बता दूं, जो जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर वो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारा परिपथ सही है या नहीं। तो जैसे ही आप इस सेल को, इस कुंजी को ऑन कर देंगे, सेल से करंट सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो जॉकी है, आप इसको पहले ए के पास टच करें और देखें कि धारा मापी में विक्षेप की कोई एक डायरेक्शन होगी। मान लीजिए वो ऐसे राइट हैंड साइड है। फिर आप जॉकी को उठाएं और सी के पास टच करें, तो आपको इसमें विक्षेप की डायरेक्शन अपोजिट साइड मिलनी चाहिए। यदि पहले राइट हैंड साइड थी तो अब लेफ्ट हैंड साइड जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपका परिपथ सही है, मतलब ए और सी के बीच में कहीं आपको संतुलन बिंदु मिलेगा। लेकिन यदि कहीं आपने परिपथ तैयार किया और जॉकी को ए पर और सी पर टच करने पर एक ही डायरेक्शन में यदि ये विक्षेप आ रहा है, तो फिर आपका परिपथ कहीं गलत हो गया है। आप इसको दोबारा से चेक करें। जब परिपथ सही है तो बस उसके बाद तो फिर जॉकी को, जैसे हमने ए के पास टच किया राइट हैंड साइड, सी पर किया लेफ्ट हैंड साइड, फिर थोड़ा और दूर खिसकाया, विक्षेप कम हो जाएगा। इसके और पास लाएंगे और कम हो जाएगा। तो ऐसे लेफ्ट राइट होते होते फिर इसका संकेतक कहीं बीच में आ जाएगा। जहां बीच में आ गया वही आपकी शून्य विक्षेप की स्थिति डी कहलाएगी। अब फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ सावधानी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी, किसी भी परिपथ जिसमें हमने बहुत सारे कनेक्शन किए हैं, वो क्या, सभी कनेक्शन अच्छे से कसे होने चाहिए। सभी संबंधन तार जो भी आपने कहीं ना कहीं कसे हैं, वो सारे स्क्रू बहुत अच्छे से कसे होने चाहिए। कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी, ये जो आपका तार है एसी, हमने क्या लिखा था, इसका जो व्यास है वो सभी जगह एक जैसा है। मतलब ये एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला है। तो यदि कहीं आपने जॉकी को इस पर दबाकर रगड़कर चला दिया तो ये वहीं से फिर चपटा हो जाएगा। तो फिर इसका व्यास सभी जगह एक समान नहीं रह पाएगा। जैसे ही कहीं इसका व्यास बदला, इसका प्रतिरोध बदल जाएगा तो आपकी सारी रीडिंग चेंज होने लगेंगी। तो फिर क्या करना है, जॉकी को रगड़कर नहीं चलाना है। हल्के हाथ से ऐसा टच किया, फिर उठा लिया, फिर ये टच किया, फिर उठा लिया। ऐसा नहीं कि इसे दबाकर रगड़कर खिसका दिया, ऐसा नहीं करना है। हल्के हाथ से उसको टच करके ऐसे ऐसे उठा कर रखना होता है। तो जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। एक और अति महत्वपूर्ण सावधानी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जॉकी को टच कर दिया तो फिर सेल से कंटिन्यूअसली धारा प्रवाहित हो रही है और जॉकी यहाँ पर स्पर्श है। क्योंकि यदि कंटिन्यूअसली धारा प्रवाहित होगी, तार गर्म हो जाएगा और आप जानते हैं गर्म होने पर प्रतिरोध बदल जाता है। हालांकि हमने जो तार लिया है मैग्नीन या कांस्टेंट टन का, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक बेहद निम्न है। मतलब ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है, लेकिन आदर्श कंडीशन कुछ नहीं होती, परिवर्तन सब में हो सकता है। इसलिए हम वो स्थिति क्यों बनने दें। तो हम क्या करते हैं, इसको स्पर्श किया, रीडिंग ले ली, हटा लिया, फिर स्पर्श किया, रीडिंग ले ली, फिर हटा लिया। तो ये हम लंबे समय तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। आपको जब रीडिंग लेनी है तो स्पर्श करिए, फिर हटा लीजिए। तो ये 3 प्रमुख सावधानी थी। और भी बहुत सारी सावधानियां हो सकती हैं जो आप अपनी बुक में देखेंगे। अब इस परिपथ में कुछ कमी भी है, कुछ दोष भी हैं। तो उन दोष का निराकरण कैसे होता है, वो दोष कौन कौन से हैं, हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, संभावित त्रुटियां या दोष के ऊपर जो सावधानी थी वो यहाँ पर मैंने लिखी है, वो ये आपको समझाई थी। सभी संबंधन तार अच्छी तरह कसे होने चाहिए, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए और जॉकी को रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। अब हम देखते हैं त्रुटियां कौन सी। यदि तार का व्यास सर्वत्र एक समान नहीं होगा तो इस त्रुटि, तो प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। तो इस त्रुटि के निराकरण के लिए जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें ऐसे प्रतिरोध का चयन करते हैं कि संतुलन बिंदु तार के मध्य में प्राप्त हो। ये जो आप आर की वैल्यू रख रहे हैं ना, इस आर की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा संतुलन बिंदु जो डी है वो शिफ्ट होता रहता है। तो आप प्रतिरोध आर में ऐसा मान चुने जिससे कि वो लगभग बीच में संतुलन बिंदु आ जाए। तो फिर ये जो व्यास एक समान ना होने के कारण जो त्रुटि होगी वो
आपकी उसका निराकरण त्रुटि का हो जाएगा। दूसरा, ये जो एल आकार की पत्तियां लगी हैं, ये एल बना हुआ है, अंग्रेजी का लेटर एल, ये जो एल आकार की पत्तियां लगी हुई हैं, आपने पूरी रीडिंग में कहीं भी इनके प्रतिरोध की गणना नहीं की है, तो पूरी कैलकुलेशन में इनका प्रतिरोध हमने नगण्य मान के चले, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनका प्रतिरोध होगा। तो उस प्रतिरोध के कारण जो त्रुटि हमारी रीडिंग में आएगी उसको अंत्य त्रुटि कहते हैं, एंड करेक्शन कहते हैं, एंड एरर कहते हैं। तो फिर उसका करेक्शन भी करना पड़ेगा। तो उसके करेक्शन के लिए ही हम क्या करते हैं, जो प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध है उनका स्थान बदल दिया जाता है। तो एक बार हम उसको बाईं ओर लगाते हैं, फिर रीडिंग लिखते हैं, फिर अगली बार दाईं ओर लगाते हैं, फिर रीडिंग लिखते हैं, फिर उसका औसत निकाला जाता है। ये जो डबल हम काम कर रहे हैं वो इसी त्रुटि के निराकरण के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार मीटर सेतु में जो त्रुटियां थी वो भी हमने देख ली। अब समय के साथ तो क्या होता है, हर चीज में बदलाव आते हैं, जो भी कमियां होती हैं उनको दूर कर ली जाती हैं। ये जो दोनों कमी इसमें दिख रही हैं, ये दोनों कमी कैरी फास्टर सेतु नाम से जो उपकरण बना हुआ है उसमें दूर कर ली गई हैं। तो मीटर सेतु का ही संशोधित रूप क्या है, कैरी फास्टर सेतु, कैरी फास्टर ब्रिज। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने मीटर सेतु को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है, वो पहले से समझ में आ जाने से कुछ आसान लगेगा, और आज जो हमने समझा है वो आपको उस प्रैक्टिकल में देखने को जब मिलेगा तो आपको ये चीज और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अच्छे से नोट्स बनाएं, बड़ी मेहनत करें, क्योंकि फिजिक्स आपका तभी आसान होगा जब वो आपको समझ में आ जाएगा, और चीजें परीक्षा में आपको लिखनी पड़ेंगी। इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाएं, अच्छी मेहनत से बनाएं, और आप स्वयं बनाएं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।